नमस्कार, आप देख रहे हैं भटनी टाइम्स। मैं रोमी निज़ामी अपने साथी सनी गुप्त के साथ। निकाय चुनाव की सरगर्मियां नगर भटनी में बढ़ चुकी हैं और जगह जगह पोस्टर व बैनर आसानी से दिखाई देने लगे हैं। बहुत सारे प्रत्याशियों ने इस चुनावी मैदान में अपनी टाल ठोकने का मन बना चुके हैं और देखते हैं कि उम्मीद के साथ कौन से प्रत्याशी की उम्मीद पूरी होती है। फिलहाल आज हम इसी क्रम में डॉक्टर बलराम जायसवाल जी से मिल रहे हैं, जो कि एक लेखक भी रहे हैं, जिनकी किताब क्रांतिकारी आंदोलन में राम प्रसाद बिस्मिल जी का योगदान आप ज़रूर पढ़ें और क्रांतिकारी विचारों को अपने साथ ले जाएं। फ़िलहाल हम डॉक्टर बलराम जायसवाल जी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस बार 2017 में चुन कर आए हैं नगर पंचायत भटनी की कमान लेकर। इसके पहले हम बता दें कि 2 बार इन्होंने जोर आजमाइश की थी इस चुनावी मैदान में, 2007 और 2012 में, लेकिन जनता ने उन्हें चुना नहीं था। लेकिन इस बार उम्मीद के साथ उन्हें लाई और उन्होंने बहुत सारे काम किए। फ़िलहाल सीधे बलराम जी के साथ हम साझा करते हुए आपके पास उनकी बातों को रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपने 5 साल का वक्त बिताया, करीब ये कार्यकाल ख़त्म होने के कगार पर रहे, और आपके ऐसे 2 या 3 ऐसे बेहतरीन काम कौन से आप द्वारा किए गए जिसको जनता हमेशा याद करेगी और आपको पुनः चुन सकती है? सबसे पहले तो मैं इस नगर में रामपुर वार्ड, साहूपार वार्ड, हथवा वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसमें बरसात के दिनों में जनता को जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं मिलता था। मैंने रेल प्रशासन से बात करके रेल प्रशासन को अपने बातों से, अपने कार्यों से, अपने उससे करके मैंने उनसे रास्ते के लिए एनओसी लिया और सीधे साहूपार टोला से और रामपुर गांव तक जाने के लिए मैंने 5 मीटर लंबी सड़क दी। और हथवा में भी मैंने एक सड़क बनाई और 5वीं सड़क मेरी हथवा 116 नंबर से लेकर 115 नंबर को जोड़ने के लिए कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है 10-5 दिनों के अंदर वो भी कार्य शुरू हो जाएंगे। दूसरा काम मेरा मैंने किया, जो उस नगर को मैंने बहुत बेहतरीन चीज़ दी, जो अतिक्रमणकारियों के पास जो हमारे नगर की जनता की ज़मीन जो 2500, 3000, 4000 साल से पड़ी हुई थी, जो एक आदमी उसका यूज़ करता था, मैंने उसको अपने नगर पंचायत की जनता के लिए को समर्पित किया। उनसे लेके उसका बाउंड्री वाल मैंने कराया। और कूड़ा डंपिंग के लिए, जो कि आजकल देश सिर्फ भटनी की नहीं पूरे देश की समस्या है, कूड़ा डंपिंग, कूड़े का निस्तारण, उसके लिए मैंने ग्राम सभा गौनरिया में 3 एकड़ ज़मीन हमने एक्वायर किया, उसकी बाउंड्री वाल करा दी। अब उसमें शासन से वार्ता हो रही है कि जल्द उस पर पैसे रिलीज़ हो जाएंगे, जिससे मशीनें लगाई जाएंगी और कूड़े का निस्तारण मैं यहाँ के यहाँ कर दूंगा। जिस कूड़े के निस्तारण से इस नगर पंचायत को भी एक गति मिलेगी, उस कूड़े के निस्तारण से अच्छी खासी रकम नगर को आएगी, जिससे मैं नगर का विकास करूँगा और जनता का इसमें काफ़ी लाभ होगा। जी, आप 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार फिर आपने मन बना लिया है। इस बार आप निर्दल आएंगे या फिर किसी पार्टी से आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विचारों में अपनी आस्था रखता हूँ, उनके विचारों से सहमत रहता हूं। और मैं इस नगर और क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप मेरा साथ दें और पुनः आगे भी हम लोग 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में दल बल के साथ हम लोग लगें और मोदी जी की सरकार बनाएं। और यहाँ की जनता भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनने जा रही है। आपने कहा कि आप भाजपा से आएंगे, लेकिन मैंने नगर में पोस्टरों को देखा है, बहुत सारे प्रत्याशियों ने भी अपने पोस्टर और बैनरों पे भाजपा की स्लिप लगा रखी है, उसका नाम लगा रखा है। अगर किसी परिस्थितिवत हालात ऐसे हालात बनते हैं और पार्टी आपको टिकट नहीं दे पाती है, तो आपका क्या निर्णय होगा? आप चुनाव के मैदान से हटने का निर्णय लेंगे या फिर पार्टी के साथ, टिकटधारी के साथ खड़े होकर उसका साथ देंगे? मेरे साथी मित्र जो अन्य लोग पार्टी से दावा कर रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए, मैं भी उसी में सबसे पीछे की लाइन में खड़ा हूं। पार्टी जिसको भी अपना सिंबल देगी, मैं अपने धन बल के साथ, अपने जन के साथ, अपने पूरे समय के साथ उनके साथ हूं। पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है, मैं चुनाव लड़ूंगा। जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी उसके साथ में हूँ।
अब सीधे मुद्दे पे आते हुए हम बात करते हैं आपके कामों की और जनता के कुछ सवालों की, जो जनता की चर्चा रहता है, जनता के विषय बीच में ये बात रहती है कि आप जिलाधिकारी के आदेश पर इंदौर गए थे और इंदौर में कहा जाता है कि एमपी का सबसे खूबसूरत शहर है, राजधानी भले नहीं है वो, और उस इंदौर मॉडल को आप कुछ टेक्निक लेकर भटनी आए थे और भटनी को आपने इंदौर मॉडल के पथ पे कितना दौड़ाया अभी तक? इंदौर सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का रोल मॉडल है। सबसे खूबसूरत शहर है इंदौर। माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री अमित किशोर जी के निर्देश पे शासन द्वारा मुझे भेजा गया था वहाँ पे। मैं 4 दिन का प्रवास वहाँ किया। वहाँ सबसे मैं वहाँ के वर्करों से, वहाँ के सफाई कर्मियों से, वहाँ के अधिकारियों से मिला। वहाँ की व्यवस्था मैं देखी, बहुत ही मन प्रसन्न हुआ कि इस व्यवस्था को नगर पंचायत भटनी में लागू करना चाहिए, और कुछ हद तक मैंने किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटरलॉक का काम शुरू कराया। हमारे कुछ भाई कहते हैं कि सीसी बढ़िया होती है, सड़कों की सीसी अच्छी होती है। सीसी में एक कमी है जो कि मैं इंदौर से सीखा। सीसी में जल संचय नहीं होता है, जो कि आज इस देश की, क्या पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या जल संचय का। तो इंटरलॉक में होता है कि जो बरसात का पानी आता है, वो जो ईंटें जोड़े जाते हैं उसके माध्यम से जल ज़मीन में जाता है। मैंने उसको अपनाया और अपने नगर में कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक इंटरलॉक हो, और मेरी इंटरलॉकिंग को यहाँ की जनता देख रही है। और इसके पहले भी बहुत सारे हमारे मित्र चेयरमैन थे, उन लोगों ने काम किया, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन काम इतना उनका खूबसूरत हुआ कि इंटरलॉक करते समय बरसात हो गई और वो ईंटें गल गए। और ज़्यादा नहीं, ये पुलिस चौकी है, नकहनी गांव से पुलिस चौकी भी जाती थी, वो इंटरलॉक के समय ही बरसात में ईंटें गल गए। मैं दावा करता हूँ कि मेरी जो लगाई गई ईंट है, ये 20 सालों तक इस पर किसी प्रकार की कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित ही एक बहुत बड़ा नगर के लिए ये लाभ का विषय है कि इसके बाद जब भी मैं चेयरमैन बन के आता हूँ तो इस नगर के सड़कों से मैं ऊपर उठ के काम करूँगा। क्योंकि अब तक यही होता रहा है कि नगर की सड़क, ये सड़क टूटी, ये सड़क टूटी, आज बनी कल टूट गई, कल बनी परसों टूट गई। पूर्व चेयरमैन लोग क्या करते थे, आगे से बनाते चले, पीछे सड़कें टूटती जाती थी। मैंने इस पर लगाम लगाया, भ्रष्टाचार से हमने अपने आप को दूर किया, इस नगर पंचायत को दूर किया, और निश्चित ही मैं बहुत ही बेहतर किस्म का ईंट लगाया हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कूड़ा निस्तारण मैं वहाँ से सीखा हूँ। बहुत जल्दी मैंने एक यहाँ पे कूड़े निस्तारण के लिए हम लोगों ने एक डैम बनाया है वार्ड नंबर 2 में। उस पर भी कार्य जल्दी प्रारंभ होने की उम्मीद है। उस पर भी शासन से वार्ता हो रही है, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करके हम लोग जो बाज़ार से जो गीले कचरे निकलते हैं, गीले का तात्पर्य है कि सब्जी का टुकड़ा, फल का टुकड़ा, घर का जूठन, चावल दाल, मीट मांस का टुकड़ा, उससे मैं यहाँ पे ही कंपोस्ट बनाऊँगा। और जीरो वेस्ट पे, जीरो मैं खर्चे पे मैं कंपोस्ट बनाऊँगा। उसका भी केमिकल मैं स्वयं तैयार करूँगा, इसलिए उसका फार्मूला मैं इंदौर से सीख के आया हूँ। जी, आपने कहा कि इंदौर मॉडल में इंटरलॉकिंग का महत्व बताया कि जल संचय होता है और जल की ज़रूरत है, लेकिन जल पे ही एक बात आती है, जल योजना। और जल के बारे में कहा जाता है कि पानी ही जिंदगानी है। अगर पानी शुद्ध नहीं मिलता है तो नगर का, क्या व्यक्ति के, सारे लोगों का स्वास्थ्य खराब होने का डर होता है और बुरा प्रभाव पड़ता है शरीर पे, और स्वस्थ नहीं तो आदमी बेकार है। ये जल योजना करीब पिछले 25 वर्षों से लोगों के बीचों में चर्चा का विषय रही है और बार बार विस्तारीकरण हुआ, इसका पाइपलाइनों में मरम्मत की गई, लेकिन आज तक बड़ी अफसोस के साथ डॉक्टर साहब कहना पड़ रहा है कि घर में किसी को एक बूंद भी शुद्ध जल नहीं मिला। तो ऐसा कब तक चलेगा? आपका कार्यकाल अंतिम दौर में है और अभी भी ये शायद कार्य चल रहा है, और क्या पूरा होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, या आप कुछ कह सकते हैं इस पर? सबसे पहले मैं आपको और नगर पंचायत की जनता से को बताना चाहूँगा कि इस जलकल का जब हैंडओवर किया गया, मैं उस पूर्व चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको ये देखना चाहिए था कि नहीं कि आज मैं जलकल हैंडओवर ले रहा हूँ, क्या वो चलने की पोजीशन में है? यह समस्या उसी समय दूर हो गई होती जब उन्होंने हैंडओवर लिया। इसको भी मैं छोड़ता हूँ। हमारे पूर्व चेयरमैन साहब बहुत लोग विस्तारीकरण कराए,
लेकिन उन लोगों ने जल को हर घर जल नहीं दे पाए। मैं आपसे इस नगर पंचायत की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आज से 15 दिन के अंदर मैं नगर पंचायत की जलकल को चालू कराने जा रहा हूँ। जलकल मेरी पूरी तरह चलने को तैयार है और आपसे अपील है कि आप जल्द से जल्द कनेक्शन अपने घरों में ले लें। यहाँ तक कि मैं सबके दरवाजे में पाइप खड़ा करा दिया हूँ, टोटी भी लगा दिया हूँ। आप अपने घरों में कनेक्शन लें, 15 दिन के अंदर जल आपके घर होगा और शुद्ध जल आप पिएँ अभी। और ये जलकल अभी विकास रोड, केवड़ा, वार्ड नंबर 2 प्राइमरी पाठशाला, नकहनी, ठाकुर जी कुटी, वार्ड नंबर 11 गांधी चौक, इसमें तत्काल मैं चालू करने जा रहा हूँ। हरकीर्तन मोहल्ला भी इसमें है और लाइन उस पार, रेलवे ट्रैक के उस पार, इसका भी प्रस्ताव शासन को चला गया है। जल्द से जल्द पैसे रिलीज होने की संभावना है और एक नया वहाँ पे जलकल बनेगा जिससे कि ट्रैक के जो दक्षिण साइड में है उसका जल वहाँ से सप्लाई दिया जाए, क्योंकि एक जलकल से पूरे नगर को चलाना संभव नहीं है। जितना संभव है मैं 15 दिनों के अंदर चला दूंगा इसको। आप अपने घरों में कनेक्शन ले लें। धन्यवाद। आपने कहा 15 दिनों के जल घरों में पहुंच जाएगा, यानी नवंबर के आते नवंबर के ये जल मिलने लगेगा। और इसके बाद एक छोटा सा सवाल, अभी नगर में शासन के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई हुई और पूरे प्रदेश में भी होती रही, बुलडोज़र भी चर्चा में आया और ये एक नया विषय रहा लोगों को बुलडोज़र। तो बुलडोज़र से हम हटते हुए अतिक्रमण की बात करते हैं। अतिक्रमण में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया नगर भटनी में, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। वहाँ उच्चाधिकारी भी थे और आप पर भी बड़े आरोप लगे कि आपने भेदभाव तक कर दिया, लेकिन इसमें कहाँ तक सच्चाई है और आप इसके किस नज़रिए से इस अतिक्रमण की कार्रवाई को देखते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं, अतिक्रमण किसी भी नगर का कोड़ होता है, कैंसर होता है। आज मैं अपने व्यवसायी बंधुओं से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि अतिक्रमण हटने से सिर्फ मेरा लाभ नहीं है, इस नगर का लाभ नहीं, आपको सबसे अधिक लाभ है। और मैं सिर्फ आपकी नहीं सोचता हूं, आने वाली पीढ़ी को सोचता हूं। आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी आपको और मुझे कि आपने जब तक आप अपने सामने जगह नहीं देंगे, जो ग्राहक आएंगे, कस्टमर आपके आएंगे, वो सामान आपकी दुकान से कैसे लेंगे। इसी क्रम में मैंने अपने शुरुआती दिनों में, ये 2018 की बात है, मैंने नो एंट्री लगाया था कि नगर में 4 पहिया वाहन पूर्णतः वर्जित रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ शर्त थे। नगर के कोई किसी को बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई दिक्कत है, उसकी गाड़ी आएगी, लेकिन संबंधित व्यक्ति को बैठा के उतार के फिर गाड़ी बाहर कर दी जाएगी। 50 दिनों मैंने अतिक्रमण इसको नो एंट्री को चलाया। बाज़ार से बहुत ही अच्छे रिस्पांस आए और हमारे व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़ने लगा। आप लोग भी उसमें हैं, आप लोग भी जानते होंगे उस समय की बात है कितना इस पर राजनीति हुई। ये राजनीति का विषय नहीं है, अतिक्रमण हटाना राजनीति का विषय नहीं है, ये व्यवसायियों के हित की बात है। निश्चित ही व्यवसायी को जब मैं जगह दूंगा, और आज भी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोग अपने सामने जगह दें और मुझसे कहें, मैं आपको सारी व्यवस्था दूंगा। और अतिक्रमण होना निश्चित ही देश के लिए, इस नगर के लिए कोड है, अतिक्रमण हटना चाहिए। मुझे इसमें कहीं कोई गिलानी नहीं है कि मैंने अतिक्रमण हटाया, शासन के निर्देश पे हटा। और जो भी अतिक्रमण आज भी हो रहे हैं, आज बाज़ार की दशा देखिए, एक गाड़ी घुसने में कितना मुश्किल है। अगर बाज़ार में कोई घटना घट जाए, कोई अक्रेंस हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं चोरी हो जाए, कहीं डकैती हो जाए, कहीं मर्डर हो जाए, तो ना इस बाज़ार में पुलिस की गाड़ी आ पाएगी, ना एम्बुलेंस आ पाएगा, ना आप दौड़ के जा पाएंगे। तो इससे बाज़ार को बचाना है तो निश्चित ही अतिक्रमण हटाना होगा। और मैं इस पर भी लगा हूँ कि अतिक्रमण हटे, और अगर जो अतिक्रमणकारी है उन पर बुलडोज़र चलता रहेगा। आपने सवालों का जवाब दिया और कुछ सवालों के साथ हमारे बीच सनी गुप्ता जी। सबसे पहले भटनी टाइम्स के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ वो शख्स है इस समय जिनके इंटरव्यू का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, आपके नगर के वर्तमान चेयरमैन, जिनका नाम है बलराम जायसवाल। जायसवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने 2017 में
युवाओं से वादा किया था कि आप पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे, और शायद उन युवाओं से जिन्होंने हमें ये भी दिया है, ये पत्र है जिसमें मैं भी एक तरह युवा की तरह शामिल था, उसमें आपने ये कहा था कि मैं जो है पुस्तकालय बनवाऊंगा, आप हमें एक बार मौका दीजिए। और शायद आपके मैनिफेस्टो का कॉलम नंबर 4 भी यही कह रहा है, शायद कॉलम नंबर 4 या 5 हो सकता है, यही कह रहा है कि आप गरीब छात्र जो असहाय हैं उनके लिए आप पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे। आज आपके 5 साल समाप्त होने वाले हैं और आपकी चुप्पी नहीं सधी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? बढ़िया सवाल आपका है। लाइब्रेरी का निर्माण अब तक हो गया होता। शुरुआती दिनों में जगह की कमी थी, जगह नहीं था हमारे पास, लेकिन बीच में मैंने वार्ड नंबर 2 में बजाज एजेंसी है उसके बगल में एक ज़मीन मुझे मिली जो सरकार की ज़मीन थी, उसको मैंने लाइब्रेरी के लिए एक्वायर कर दिया है। प्रस्ताव भी हो गया है और जो ही शासन से पैसे रिलीज हो जाएंगे उसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के दिनों में जगह न मिलने का कारण ये था, ये तो पता था कि यहाँ कुछ ज़मीन सरकार की है, लेकिन हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ने 2 लोगों को बांट दिया था। वो उस ज़मीन को 1 करोड़ की ज़मीन है, बीच में उसमें बाउंड्री लगा के न्यूज 2 जगह बांट दिया गया था कि इनका है। जब मैं चेयरमैन बना मुझे ध्यान आया कि यहाँ होना चाहिए कहीं ना कहीं ज़मीन सरकार की। मैंने जरीब गिराई और ज़मीन निकल गई। फिर मैंने उसको एक्वायर किया और लाइब्रेरी के नाम पे उसका प्रस्ताव हो चुका है। मैं आप लोगों से पुनः वादा करता हूँ। दूसरी बात, कोरोना ने 2.5 साल का वक्त बीत गया, कोरोना ने मुझे बहुत पीछे किया और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने युवाओं से कि अगर मैं इस काम को नहीं कर पाया मुझे मौका दें। अगले आने वाले कार्यकाल के शुरुआती दिनों में मैं लाइब्रेरी का निर्माण करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए जगह। अगर जगह है तो कोई व्यवस्था आसानी से सुचारू रूप से चल सकती है। तो अगर मेरे पास जगह हो गया है तो लाइब्रेरी बनने में कहीं देर नहीं है। और ये मेरे मैनिफेस्टो में कल भी था, आज भी है, मेरे दिमाग में भी है। मैंने माननीय मंत्री जी से इस पे 2 बार चर्चा हो चुकी है। इसके पहले जो माननीय मंत्री जी खन्ना साहब थे, खन्ना साहब से मैंने यहीं जिलाधिकारी महोदय के सामने वार्ता हुई। खन्ना साहब ने कहा, अरे चेयरमैन साहब, इस तरह का भी चेयरमैन इस प्रदेश में है क्या कि लाइब्रेरी की मांग करता है? आप मुझसे लखनऊ आके मिलो, मैं लाइब्रेरी दूंगा। उससे मेरे पास जगह नहीं थी, उन्होंने ज़मीन के कागज़ मांगे, जगह नहीं थी मेरे पास। तो कहे कि पहले ज़मीन लेके आओ फिर मैं तुमको देता हूँ लाइब्रेरी। जगह मिली तब तक उनका विभाग से तबादला हो गया। फिर भी बात चल रही है विधायक जी के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से बातें हो रही हैं। विधायक जी ने भी मुझे विश्वास दिलाया है कि लाइब्रेरी आपका बनेगा। अगर कहीं से नहीं बनेगा तो विधायक जी ने कहा कि मैं अपने बजट से आपको पैसा दूंगा, आप लाइब्रेरी बनवा देना। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अपने इस नगर के युवाओं से वादा करता हूँ कि आपको लाइब्रेरी दूंगा और बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी दूंगा, जिससे आपको दूर ना जाना पड़े। और किताबों का मूल्य मैं जानता हूँ, किताबों का मैं चूँकि किताबों से मेरा काफ़ी पुराना और प्रगाढ़ रिश्ता रहा है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी अपने शोध प्रबंध के दौरान। हमने दिल्ली, मुंबई, कहाँ हमने किस लाइब्रेरी में नहीं गया। तो किताबों की कीमत मूल्य मैं जानता हूँ और इसके लिए मैं वादा करता हूँ, पुनः वादा करता हूँ कि आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने ज़मीन लाइब्रेरी के लिए एक्वायर कर लिया है। ज़मीन हमारे पास है, जो ही बजट आवंटित होगा आपको लाइब्रेरी बना के दे दूँगा। यदि मैं अगले कार्यकाल में नहीं कर पाता हूँ तो आप सिरे से मुझे नकार देना, मैं दोबारा आपके सामने वादा कोई लेके नहीं जाऊँगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आपके कॉलम नंबर 14 में था कि आप भटनी को स्मार्ट नगर बनाएंगे, और अक्सर चुनावी व्यंग भी होते हैं कि आप इंदौर मॉडल का चर्चा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये इंदौर मॉडल है, यहाँ के सड़कों की गुणवत्ता मतलब उसमें दम नहीं है, चाहे वो विकास रोड का सड़क हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आदर्श नगर पंचायत में आदर्श चौराहा जो है, वहाँ से जो आदर्श नगर चौराहा है वहाँ से बहादुर यादव मेमोरियल तक एक नाली का निर्माण हुआ। वो आपके शासनकाल में नहीं हुआ, वो विजय कुमार गुप्त उर्फ मुन्ना जी के शासनकाल में हुआ। लेकिन उस नाली का जो निकासी है वो आज भी खेतों में गिरता है।
उसका पानी खेतों में गिरता है, जिससे आए दिन मच्छर और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, फसल का निर्माण नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं किसानों के साथ भी बुरा हो रहा है। तो क्या इस स्मार्ट नगर का कल्पना कर रहा है भटनी का जनता? इस पे आप क्या कहेंगे? बढ़िया सवाल आपका है। मैं आपको बताऊं कि नाली का निर्माण शुरू हो गया है। आप आदर्श चौराहे पे जाएं, आप जाते में दाहिने तरफ की बात कर रहे हैं, मैंने बाएं से निर्माण करना शुरू कर दिया है और इस नाली को उसी में जोड़ दिया जाएगा। और पुनः मैं कहूँगा कि कोरोना ने 2.5 साल इस नगर को पीछे कर दिया। 2.5 करोड़ रुपए मेरे पास थे, विकास के पैसे थे। मैंने उस पैसे को सैलरी में, चूँकि सैलरी किसी की नहीं रोकी जा सकती है, विकास काम रुक सकता है, सैलरी नहीं रुक सकती है, क्योंकि गरीबों का जो कर्मचारी हैं उनका आसरा सैलरी है, उसी पे उनका भोजन बनता है। तो कुछ पैसे हमारे कोरोना में खर्च हो गए, सैलरी में खर्च हो गए, और विदिन 1 महीने के अंदर उस नाली को उस पर जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि नाली का कार्य शुरू हो गया है आदर्श चौराहे से लेके नकानी चौराहे तक। तो इस सवाल का जवाब आपको शायद मिल भी गया होगा, और किसी के खेत में पानी नहीं जाएगा। और आने वाले समय में शासन से वार्ता हो रही है, फाइल भी लग गई है, पूरे नगर का एक बढ़िया सा उसका वो मैप बना हुआ है कि नगर में जल निकासी की समस्या कहीं नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, वार्ड नंबर 2 में पिछले बरसात में अगर आप गए होंगे तो सुभाष विद्यालय के पीछे से पूरा पानी भरा रहता था। इस बार भी बहुत बरसात हुई है, कहीं सड़कों पे पानी नहीं आया, मैंने उसको नाली से भी जोड़ दिया और उसका पानी बड़े आसानी से निकल रहा है। तो कुछ वार्डों को मैंने कवर कर लिया है, बाकी जो बचे वार्ड उस पर कार्य चल रहा है। अगर इधर अधिसूचना जारी हो जाती है तो कार्य रुक जाएंगे, फिर अगले कार्यकाल अगर यहाँ की जनता मुझे स्वीकार करती है, आप देते हैं, तो उस कार्य को मैं पूरा कर दूंगा। नगर का जनता, ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि नगर की जनता भी, आप भी जिम्मेदार हैं कि आप अतिक्रमण करते हैं। केवल एक चेयरमैन जिम्मेदार नहीं हो सकता, इसमें आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है। लेकिन वही जनता आपसे, चूँकि आप भटनी नगर पंचायत के प्रथम नागरिक हैं, और वही जनता आपसे ये भी सवाल करती है, जो कि एकदम वाजिब और मुनासिब सवाल है, कि आपने अतिक्रमण पर भेदभाव की नीति अपनाई, और इस भेदभाव की नीति पर क्या कहेंगे बलराम जायसवाल जी? मैंने कहीं भेदभाव नहीं किया। मेरे नज़र में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। यहाँ की जनता ने मुझे चुना है विकास के लिए, जनता के सम्मान के लिए। मैं पूरी तरह जनता का सम्मान करता हूँ। जो भी भाई मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप पूर्णतः निराधार है। मैंने एक तरीके से जो अतिक्रमण था मैंने दूर किया, और आज के डेट में गांधी चौक वार्ड में कुछ अच्छे सड़कों की चौड़ाई बढ़ी है, कुछ व्यवसायी पीछे हटे हैं, और आने वाले समय में मेरा प्रपोजल है कि गांधी चौक वार्ड को खूबसूरत बनाना, अलग अलग दुकानों का आवंटित करना, जो पटरी व्यवसायी हैं उनको भी जगह देना, देहात से आने वाले व्यवसायी को भी मैं जगह दूंगा, ताकि वो भी अपनी फसल को, अपनी सब्जी को, अपने फल को हमारे नगर पंचायत में आके अपना बेच सकें। और मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ये हमारे दिमाग में कभी नहीं रहता है। न मेरे लिए कोई जात है, न मेरा कोई धर्म है, न मेरा कोई भाई है, न कोई बंधु है। सीधा मेरा एक ही है कि नगर का विकास होना चाहिए, जनता का सम्मान होना चाहिए। जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार के रूप में इस बार 2022 के चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, सवाल ये है कि अभी फव्वारा योजना का आप निर्माण कर रहे थे, और उसमें कई सारे चेयरमैन थे, और जनता थी इसका विरोध कर रही थी। फिर कई प्रतिनिधियों से बात हुआ तो उन्होंने ये भी बताया, और फिर जनवार्ता भी हुआ तो उसमें 17 फुट का निर्माण, बहुत सारी बातें उभरते हुए निकली। आप फव्वारा योजना में किसे जिम्मेदार मानते हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि जहाँ मैं रहूँ वो सुंदर दिखे। सुंदरता कैसे बढ़ेगी? कुछ नई योजना। आप कहते हैं कि भटनी इंदौर मॉडल क्यों नहीं दिखता है, तो इंदौर मॉडल बनाने के लिए इंदौर जैसा दिमाग बनाना पड़ेगा। मैं अपने भाई प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने विरोधी प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ जो उस फव्वारे का विरोध कर रहे हैं, कि इस नगर की जो सबसे चौड़ी सड़क है, मेन रोड, वो भी 12 फीट है।
विकास रोड कहीं 10 फीट है, कहीं 12 फीट है। जहाँ से फव्वारा का निर्माण हो रहा विकास चौक, वो भी पहले 14 फीट का था। मैंने वहाँ से अतिक्रमण खाली करा के उसको 40 फीट किया। उस 40 फीट में मैं बीच में फव्वारे का 6 फीट में निर्माण कर रहा हूँ। 6 फीट में 40 में 6 निकल जाए, 17 34 फीट बचेगा। एक तरफ 17, एक तरफ 17। अभी एक तरफ 17 है और अंदर की दूरी, अंदर की चौड़ाई 12 फीट है, तो कमी कहाँ वहाँ पे है? वहाँ फव्वारे का विरोध नहीं है, वहाँ चुनाव का विरोध है, वहाँ सुंदरता का विरोध है। वहाँ यह विरोध है कि नगर सुंदर नहीं लगना चाहिए। वहाँ यह विरोध है कि बलराम का वहाँ नाम होने लगेगा। अभी मैं जलपा माता के सामने मैं एक फव्वारा का निर्माण करा रहा हूँ। वहाँ सुनने में आया, कई लोगों के सपने आने लगे वहाँ पे कि मेरे सपने में दुर्गा जी आ गई, कहीं कि यहाँ फव्वारा लग जाएगा तो मैं विनाश कर दूँगी। फिर किसी के सपने में आया कि नहीं लगेगा तो मैं विनाश कर दूँगी। तो मैंने इस नगर को सुंदर बनाने के लिए, इंदौर बनाने के लिए, मैं अपने विरोधी प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग दिमाग साफ करें, दिल साफ करें, विकास में मेरे साथ आएँ। चुनाव आप लड़ें, मैं लड़ूं, सब लड़ें, लेकिन जहां जनता का चीज़ है, जहां खूबसूरती की चीज़ है, आपको मेरा साथ देना चाहिए, अन्यथा जनता आपको नकार देगी। इसलिए कि मैं अपने घर नहीं लगा रहा हूं, मैं चौराहों का सुंदरीकरण कर रहा हूं। ये सरकार की प्राथमिकता योजनाओं का कार्यक्रम है कि चौराहों का सुंदरीकरण होना चाहिए। माननीय जिलाधिकारी महोदय के बोर्ड में स्वीकृत प्रस्ताव है फव्वारे का, ये लगना चाहिए। और मैं उनसे आज भी कह रहा हूँ कि आप लोग खड़ा होकर लगवाइए। आप बताइए कहाँ लगे? यदि 40 फीट चौड़ा सड़क है और आपका अंदर 12 फीट है, 10 फीट है, तो मैं अपराध कहाँ कर रहा हूँ? मैं रास्ता बाधित कहाँ कर रहा हूँ? दूसरी बात, इसी सड़क पे, इसी वार्ड में मेरा भी मकान है, 3-3 मकानें मेरी हैं, तो क्या मैं अपना सड़क बाधित करूंगा? अपनी सड़क, मेरे पास भी 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया बाधित नहीं करूंगा। हाँ, इस रोड में 14 चक्का और 16 चक्का गाड़ियां नहीं आएंगी, इसलिए कि सड़क उस तरह की 16 चक्के 60 टन और 70 टन के लिए सड़कें अंदर की नहीं बनती हैं। इसलिए ये विरोध सिर्फ और सिर्फ चुनाव का हो रहा है, खूबसूरती का हो रहा है कि नगर खूबसूरत लगेगा तो बलराम का नाम होगा, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय से ही बात हो रही है, उनके प्रतिनिधि आके देख चुके हैं। आगे की कार्रवाई शासन द्वारा जो निर्देशित होगा किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि 17 फुट जो है आप मार्जिन के तौर पे छोड़ रहे हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि से बात हुआ तो उन्होंने ये बताया कि इसके लिए तो इंजीनियर जो है, इंजीनियर से प्रस्ताव पारित कराना होता है। तो आप कहाँ तक इस बातों को समझते हैं? नगर का प्रस्ताव नगर का बोर्ड करता है, और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बोर्ड है जो जिले की बोर्ड होती है, जो पूरे ज़िले का प्रस्ताव वहाँ जाता है। जितने नगर पंचायत हैं वहाँ स्वीकृत होता है। यहाँ कोई इंजीनियर प्रस्ताव नहीं करता है, इंजीनियर कोई अधिकार नहीं है। इंजीनियर जब प्रस्ताव पास हो जाता है तब आके वो अपना प्रस्ताव देखते हैं कि यहाँ लगाना है, इसमें कैसे लगेगा, कितना गहराई होगी, कितना ऊंचाई होगी। इंजीनियर का यह काम है, न कि प्रस्ताव देना काम है। बहुत बखूबी आपने जवाब दिया। तो आप बात कर रहे थे नगर के वर्तमान चेयरमैन बलराम जायसवाल जी से, जिन्होंने अभी अपने इंटरव्यू में बताया कि 15 दिन के अंतर्गत जो इनके मैनिफेस्टो का पहला जो कॉलम था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जल की जो समस्या है उसका निदान आपको मिलेगा। तो आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। हम देते हैं माइक हमारे साथी। आप रूबरू हो रहे थे डॉक्टर बलराम जायसवाल जी से। मैं बलराम जायसवाल और ब्रांड एम्बेसडर विनोद श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, उनके और सनी गुप्ता के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले प्रत्याशी के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।